नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्रा पर। दोस्तों, आज हम नई शुरुआत कर रहे हैं और इस चैनल पर हम आपको हरियाणा जीके और इंडियन जीके पढ़ाएंगे। यह चैनल केवल और केवल आपको डी ग्रुप, सीजीएल और सीएचएसएल लेवल की तैयारी के लिए यहाँ पर आपको जीके पढ़ाई जाएगी और हरियाणा में सीईटी का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए आपको हरियाणा जीके पढ़ाई जाएगी। एक दोस्तों हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी विद V90। स्टडी विद V90। इस चैनल पर दोस्तों मैथ की क्लास और जीके की क्लास है। इस चैनल पर जो जीके की क्लास है दोस्तों वो यूपीएससी और पीसीएस लेवल तक की है। अगर कोई यूपीएससी और पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है तो वो इस चैनल पर जो जीके की क्लास है वो देख सकता है और बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। जो बंदा यूपीएससी और पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल पर जीके की क्लास देख सकता है और इस चैनल पर आपको मैथ की क्लास भी देखने को मिलेंगी। और जो ये नया चैनल है स्टडी विद रविंद्रा, स्टडी विद रविंद्रा यूट्यूब चैनल पर आपको हरियाणा जीके और सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ लेवल तक की इंडियन जीके देखने को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति जीके की तैयारी यूपीएससी पीसीएस लेवल की करना चाहता है तो वो स्टडी विद V90 यूट्यूब चैनल पर जीके पढ़ सकता है और सीजीएल, सीएचएसएल लेवल की इंडियन जीके आपको स्टडी विद रविंद्रा यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगी। आज दोस्तों हम इस चैनल पर पहली क्लास डाल रहे हैं और पहली क्लास है हमारी हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके में हम दोस्तों आज हरियाणा का उदय पढ़ेंगे। हरियाणा का उदय इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको दोबारा हरियाणा का उदय पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। हरियाणा का उदय क्यों हुआ, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें अलग राज्य बनाना पड़ा और अलग हरियाणा का उदय हुआ, ये किस प्रकार से इसकी मांग उठी, किस प्रकार से अलग राज्य बना, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का उदय। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का उदय कि ऐसा क्या काम हुआ जिसके कारण हमें हरियाणा अलग बनाना पड़ा। तो दोस्तों क्लास की तरफ चलते हैं और हम हरियाणा का उदय पढ़ना शुरू करते हैं। हरियाणा का उदय दोस्तों जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति ही हरियाणा का उदय कराने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। 1857 की क्रांति में क्या होता है दोस्तों, जब 1857 की क्रांति होती है उस समय जो हमारा वर्तमान हरियाणा है, ये हरियाणा उस समय यूपी का हिस्सा हुआ करता था। जो वर्तमान हमारा हरियाणा है ये हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था, यूपी का। कब? 1857 की क्रांति के समय। जब 1857 की क्रांति होती है उस समय जो हरियाणा है ये किसका हिस्सा हुआ करता था, यूपी का हिस्सा हुआ करता था। 1857 की क्रांति की शुरुआत दोस्तों 30 मई 1857 को निश्चित की गई। जब भारतीय लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हम 30 मई से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति की शुरुआत करेंगे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों को भारत से भगाना, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों के ऊपर शोषण कर रहे थे और इसी को देखते हुए भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया। और विद्रोह कब से शुरू करना किया कि 30 मई से हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। और ये बात 30 मई 1857 के, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, 1857 की क्रांति। लेकिन दोस्तों 30 मई से पहले 10 मई को ही क्या हो जाता है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है।
10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है और 10 मई से शुरुआत होने का मुख्य कारण एक व्यक्ति है जिसका नाम था श्याम सिंह, जिसका नाम था श्याम सिंह। जो दोस्तों ये श्याम सिंह नामक व्यक्ति था, ये था तो भारतीय, ये व्यक्ति तो भारतीय था, लेकिन जब भारतीय लोग यह रणनीति बना रहे थे कि हम 1857 की क्रांति की शुरुआत 30 मई से करेंगे और अंग्रेजों को इस स्थान पर घेरा जाएगा, उनका विद्रोह किया जाएगा, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, तो जो ये श्याम सिंह नाम का व्यक्ति था ये जाता है और ये जाकर अंग्रेजों को इसकी सारी सूचना दे देता है। श्याम सिंह नामक व्यक्ति जाता है अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों को जाकर क्या कहता है कि जो भारतीय लोग हैं वो आपके खिलाफ 30 मई से विद्रोह करेंगे। तो ये जो श्याम सिंह है इसके कारण ये क्रांति कब शुरू होती है? 10 मई को शुरू होती है। जब श्याम सिंह अंग्रेजों को ये सूचना दे देता है तो भारतीयों को पता चलता है कि जो गद्दार सेनानी है श्याम सिंह, उसने अपनी जो रणनीति बनाई उसकी सूचना किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। और 30 मई तक अंग्रेज हमको कुचल देंगे, इससे पहले हमें क्या करनी है? क्रांति की शुरुआत करनी है। तो भारतीयों ने क्रांति की शुरुआत कब से की? 10 मई से क्रांति की शुरुआत कर दी। इसी कारण दोस्तों भारत का शत्रु किसे कहा जाता है? गद्दार सेनानी किसे कहा जाता है? श्याम सिंह को भारत का गद्दार सेनानी कहा जाता है। अब क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई से। 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है उस समय हमारा हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? यूपी का हिस्सा हुआ करता था। अब यूपी का हिस्सा हुआ करता था। 10 मई से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई और ये शुरुआत जो वर्तमान हरियाणा का अंबाला जिला है, अंबाला और यूपी का जो मेरठ जिला है उससे 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। वर्तमान हरियाणा के अंबाला और यूपी के मेरठ जिले से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, क्योंकि उस समय ये अंबाला किसका हिस्सा हुआ करता था? यूपी का हिस्सा हुआ करता था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? यूपी से हुई थी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों का कहीं विद्रोह हुआ, सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, तो वो हिस्सा कौन सा था? वो हिस्सा दोस्तों यूपी का ही हिस्सा था। यूपी वाले लोगों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय हमारा हरियाणा भी यूपी का हिस्सा हुआ करता था। ये आवाज उठाई तो अंग्रेजों को पता लगा कि सबसे ज्यादा आवाज कहाँ उठ रही है? यूपी। और जो वर्तमान हरियाणा और यूपी का हिस्सा हुआ करता था वहां सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है। तो दोस्तों ये क्रांति क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। यह क्रांति असफल हो जाती है और 1858 में क्रांति का अंत हो जाता है या क्रांति समाप्त हो जाती है। और जब क्रांति समाप्त हो जाती है तो अंग्रेज इस हरियाणा वाले क्षेत्र से बदला लेने के लिए कि आपने ही हमारे खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, तो अंग्रेज हरियाणा वाला क्षेत्र का बदला लेने के लिए क्या करते हैं? जो हरियाणा है इसको क्या करते हैं? यूपी से निकालते हैं। हरियाणा को यूपी से निकाल देते हैं और यूपी से निकालकर किस में मिला देते हैं? पंजाब में मिला देते हैं। हरियाणा 1858 में यूपी से निकलता है और पंजाब में मिल जाता है। इससे अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ? अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ कि हरियाणा वालों को यूपी से निकालकर पंजाब में मिला दिया। तो दोस्तों अंग्रेजों का शुरू से एक ही टारगेट रहा है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज अपने विरोध का बदला करने के लिए कि सबसे ज़्यादा इन्होंने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई, इसी का बदला लेने के लिए ये क्या करते हैं? हरियाणा को यूपी से निकालते हैं और पंजाब में मिला देते हैं। पंजाब में मिलाने का इनका मुख्य कारण ये था कि ये पंजाब वाले लोग क्या बोलते हैं? पंजाब वालों की भाषा है पंजाबी और हरियाणा वालों की भाषा है हिंदी। पंजाब वालों की भाषा है पंजाबी और हरियाणा वालों की भाषा है हिंदी। तो अंग्रेज सोचते हैं कि जब इनको एक जगह कर देंगे, हरियाणा वालों और पंजाब वालों को जब हम एक जगह कर देंगे, हरियाणा और पंजाब एक जगह हो जाएगा, तो इनके बीच क्या होगा? भाषा के आधार पर क्या होगा? विरोध उत्पन्न होगा और ये भाषा के आधार पर आपस में झगड़ा कर कर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। इससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति में ये हरियाणा वाले सबसे ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे। इससे ये इनका
क्या हो जाएगा, हमारा बदला पूरा हो जाएगा और आपस में झगड़ा कर कर क्या हो जाएंगे, समाप्त, खत्म हो जाएंगे। इसी का बदला लेने के लिए दोस्तों 1858 में क्या होता है, हरियाणा को यूपी से निकालकर पंजाब में मिला दिया जाता है। अब आगे बात होती है कि जब 1858 में मिला दिया तो वही बात पंजाब में स्कूल और कॉलेजों में क्या होता था कि पंजाबी में पढ़ाई होती है। पंजाब में स्कूल और कॉलेजों में पंजाबी में पढ़ाई होती थी और जो हमारा हरियाणा उसमें मिलाया था, इनकी भाषा थी हिंदी। हरियाणा वालों की भाषा हिंदी थी और पंजाब वालों की भाषा पंजाबी। स्कूल कॉलेजों में पंजाबी में पढ़ाया जाता था। जब हरियाणा वाले भी स्कूल कॉलेजों में जाने लगे तो उनके पंजाबी समझ में नहीं आती, हरियाणा वालों को पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती। तो हरियाणा में यह मांग उठती है कि जब हमें पंजाबी समझ में नहीं आ रही तो हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजने का क्या फ़ायदा, इससे तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसी प्रकार ये विरोध आगे बढ़ता जाता है और सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि 1892-93 में पंजाब वाला जो क्षेत्र था, पंजाब वाले क्षेत्र में हरियाणा को मिला दिया गया था। जो पंजाब वाला क्षेत्र था उसमें पहली बार भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न होता है। पहली बार पंजाब वाले क्षेत्र में भाषा के आधार पर विरोध कब उत्पन्न होता है, भाषा के आधार पर पहली बार विरोध उत्पन्न होता है 1892-93 में। जब दोस्तों 1892-93 में पहली बार भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न होता है तो अंग्रेज समझ जाते हैं कि हमने जिस उद्देश्य से हरियाणा को पंजाब में मिलाया था हमारा वो उद्देश्य कामयाब हो रहा है और इनके बीच अब धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों अंग्रेजों का यह टारगेट था कि हरियाणा और पंजाब वालों को एक कर देंगे और ये आपस में झगड़ा कर कर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब दोस्तों 1892-93 में पहली बार भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1907 में हरियाणा का जो वर्तमान पंचकुला जिला है उसके एक शख्स हुआ करते थे जिसका नाम था अरुणा आसफ अली। कब दोस्तों, 1907 में अरुणा आसफ अली 1907 में अरुणा आसफ अली और एक व्यक्ति हुआ करते थे लाला लाजपत राय। अरुणा आसफ अली और लाला लाजपत राय ने 1907 में सबसे पहले क्या मांग उठाई कि हमें अलग राज्य बना दो, ये मांग सबसे पहले कब उठी, 1907 में। किसने उठाई, अरुणा आसफ अली और लाला लाजपत राय। अरुणा आसफ अली दोस्तों वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 1942 में दोस्तों क्या होता है, 1942 में महात्मा गांधी जो थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और महात्मा गांधी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ चले जाते हैं, ये जेल में चले जाते हैं और इनके जेल में जाने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किया अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और अरुणा आसफ अली जो वर्तमान हरियाणा का पंचकुला जिला है उससे संबंध रखते हैं। अरुणा आसफ अली का जन्म कहाँ हुआ, वर्तमान जो हरियाणा का पंचकुला जिला है वहाँ पर अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी करते हैं और सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग किसने उठाई, अरुणा आसफ अली और लाला लाजपत राय ने। लेकिन इनकी मांग अंग्रेजों ने क्या कर दी, सुनी नहीं और ये मांग क्या हो गई, असफल हो गई। फिर इसके बाद दोस्तों मांग उठती है 1925 में। 1925 में दोस्तों दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था। दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था जिसमें स्वागत समिति के सदस्य थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन।
पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले दोस्तों 1925 में मांग उठाई कि हमें पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दो। आपसे प्रश्न में पूछे कि सबसे पहले हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग कब उठी, तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 1925 में। क्यों 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मांग उठाई कि हमें हरियाणा वालों को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दो। और सबसे पहले अलग हरियाणा की मांग उठी 1907 में, अलग हरियाणा की मांग 1907 में उठी और पहली बार दिल्ली में मिलाने की मांग 1925 में उठी। दोस्तों क्या होता है कि 1914 से 1918 तक विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। उस समय जो भारत था उसके ऊपर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। और अंग्रेज भी उस युद्ध में क्या ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। तो अंग्रेज उस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, तो अंग्रेजों ने सेना में भर्ती करने के लिए एक भारत में भर्ती अभियान चलाया था। उसका नाम था सेना भर्ती अभियान, उसका नाम था सेना भर्ती अभियान। उस सेना भर्ती अभियान के तहत दोस्तों हरियाणा में भी जवानों की भर्ती की जा रही थी कि हरियाणा वाले भी क्या हो, अंग्रेजी सेना में भर्ती हो और युद्ध में शामिल हो। तो उस समय जब हरियाणा में सेना भर्ती अभियान चल रहा था, तो उस समय उस सेना भर्ती अभियान का हरियाणा में विरोध किसने किया था, उस समय उस सेना भर्ती अभियान का हरियाणा में विरोध किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने, पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सेना भर्ती अभियान का विरोध किया था। और आगे दोस्तों क्या होता है कि 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का दिल्ली में जो अधिवेशन हो रहा था, उसमें स्वागत समिति के सदस्य पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने यह मांग उठाई कि हमें पंजाब से निकालकर किस में मिला दो, दिल्ली में मिला दो। और दोस्तों जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ये मांग उठाते हैं, उनकी इस मांग का समर्थन कौन करते हैं, जो महात्मा गांधी, उस समय गांधी युग चल रहा था, जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ये बात उठाई, इसका समर्थन किया कि इनकी मांग सही है और आप हरियाणा को क्या करो, आप हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दो। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि फूट डालो और राज करो, वह इस मांग को नहीं मानते और ये मांग भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। फिर दोस्तों इसके 3 साल बाद में फिर मांग उठती है। 3 साल बाद में एक दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा था। 3 साल बाद 1928 में दोस्तों 1928 में दिल्ली में ही एक सर्वदलीय सम्मेलन हो रहा था। और सर्वदलीय सम्मेलन में क्या होता है दोस्तों, जो दिल्ली कांग्रेस कमेटी थी, सर्वदलीय सम्मेलन में दिल्ली कांग्रेस कमेटी थी, उसने ये मांग उठाई कि जो हरियाणा वाला हिस्सा है उसको आप पंजाब से निकालकर किस में मिला दो, दिल्ली में मिला दो। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ हो रहा था, दिल्ली में। और उसमें दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने मांग उठाई कि आप हरियाणा वाला हिस्सा पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दो। तो उस मांग का समर्थन दोस्तों एक अंग्रेज व्यक्ति हुआ करते थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मिस्टर जोफरी। मिस्टर जोफरी एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्होंने इस मांग का समर्थन किया कि जो ये लोग मांग कर रहे हैं, हरियाणा वाले और दिल्ली वाले जो ये मांग कर रहे हैं, इनकी मांग सही है, आप इनको क्यों झगड़ा रहे हो, इनको क्यों आप आपस में लड़ा रहे हो, आप इनकी मांग को मानो और आप इन्हें क्या कर दो, दिल्ली में मिला दो। लेकिन ये मांग भी दोस्तों क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। फिर दोस्तों इसके बाद मांग उठती है 1932 में। 9 सितंबर 1932 को मांग उठाते दीनबंधु गुप्त। दीनबंधु गुप्त को ही देशबंधु गुप्त भी कहा जाता है। दीनबंधु गुप्त को ही देशबंधु गुप्त भी कहा जाता है। 1932 में दीनबंधु गुप्त व देशबंधु गुप्त ने क्या उठाई, मांग उठाई कि आप हमें क्या कर दो, अलग कर दो, किससे, पंजाब से अलग कर दो। लेकिन दोस्तों ये मांग भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। फिर दोस्तों इसके बाद अगली मांग उठती है 1946 में। 1946 में दोस्तों दिल्ली में एक भाषाई कॉन्फ्रेंस हो रहा था। दिल्ली में
भाषाई कॉन्फ्रेंस हो रहा था। और भाषाई कॉन्फ्रेंस में दोस्तों क्या होता है कि जो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया जी। पट्टाभी सीतारामैया जी जो दिल्ली के में भाषाई कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें पट्टाभी सीतारामैया जी ने 1946 में यह मांग उठाई कि जो मांग 1932 में दीनबंधु गुप्त ने उठाई थी। पट्टाभी सीतारामैया जी ने 1946 में मांग उठाई कि जो 1932 में दीनबंधु गुप्त ने जो मांग उठाई थी उनकी मांग का समर्थन करते हैं और आप हमें क्या करो, अलग अलग राज्य बना दो या हमें दिल्ली में मिला दो। ये मांग किसने उठाई? 1946 में पट्टाभी सीतारामैया जी ने। दिल्ली में कौन सा क्या चल रहा था? भाषाई कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया जी ने क्या कहा कि आप हमें या तो अलग राज्य बना दो या हमें क्या कर दो, या हमें दिल्ली में मिला दो। और 1946 में उठी मांग का समर्थन किस मांग ने किया था? दीनबंधु गुप्त ने जो मांग उठाई थी 1932 में, उसका समर्थन किया किसने? पट्टाभी सीतारामैया जी ने। और दोस्तों 1946 में जो अलग हरियाणा की मांग उठी, वो मांग अब तक जितनी भी मांग उठी उस मांग से सबसे ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ। किस मांग को? 1946 में जो मांग उठी थी उस मांग को सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछे कि अलग हरियाणा की उठी मांग में किस मांग को सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, तो दोस्तों वो मांग कौन सी थी? 1946 में जो मांग उठी उस मांग को सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। और तब तक ये मांग अंग्रेजों तक पहुंचती। उस समय दोस्तों 1947 में एक अच्छा दिन आता है, और वो दिन क्या आता है कि 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश था वो क्या हो जाता है? अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है। और अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है 1947, और ये मांग क्या हो जाती है? ये मांग दब जाती है, ये मांग शांत पड़ जाती है। जब दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है तो देश दो हिस्सों में बंट जाता है। एक देश बन जाता है पाकिस्तान और एक देश बन जाता है हिंदुस्तान। 15 अगस्त 1947 को कितने देश बन गए? विश्व में दो नए देश उभर कर आए। एक देश का नाम पाकिस्तान और दूसरे देश का नाम हिंदुस्तान। बन गई यार ना, वो उड़ा था कि 15 अगस्त 1947 को दोस्तों क्या होता है कि दो देश बन जाते हैं। एक देश का नाम है पाकिस्तान और दूसरे देश का नाम है हिंदुस्तान। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश बन जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि जो पंजाब था, जो पंजाब जिसमें हम उस समय रहा करते थे, आपसे पूछे कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय हरियाणा किसका हिस्सा था? उस समय दोस्तों जो हमारा हरियाणा है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारा हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो 15 अगस्त 1947 को हरियाणा पंजाब का हिस्सा था और 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किसका हिस्सा था? वो दोस्तों यूपी का हिस्सा था। तो उस समय 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो जाता है और देश दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान, तो दोस्तों क्या होता है, जो हमारा पंजाब था उस समय, पंजाब वो भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक पाकिस्तान का पंजाब हो जाता है और एक हिंदुस्तान का पंजाब हो जाता है। पंजाब भी दो भागों में बढ़ जाता है और भारत भी दो भागों में, एक देश पाकिस्तान और दूसरा भारत। पंजाब एक पाकिस्तान का पंजाब और दूसरा भारत का पंजाब। तो दोस्तों जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली। लियाकत अली दोस्तों जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं, उनका जन्म जो वर्तमान हरियाणा का करनाल जिला है, उस करनाल जिले में क्या हुआ? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म करनाल में हुआ था। तो आपसे पूछे कि पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ था, तो वो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। और दोस्तों एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो दोस्तों पाकिस्तान शब्द दिया था रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो आपका उत्तर होगा पाकिस्तान शब्द दिया रहमत अली ने।
रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। और जो दोस्तों पाकिस्तान का पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है भजन लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल का जन्म कहाँ हुआ था? जो वर्तमान में पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल का जन्म हुआ था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब दो देश बन जाते हैं और जो भारत का पंजाब होता है, भारत के पंजाब का पहला मुख्यमंत्री बनता है गोपीनाथ भार्गव। भारत के पंजाब का पहला मुख्यमंत्री बनता है गोपीनाथ भार्गव। आज़ादी के बाद सबसे पहले पंजाब का मुख्यमंत्री गोपीनाथ भार्गव बनते हैं। और गोपीनाथ भार्गव का जन्म हरियाणा का जो सिरसा जिला है, वर्तमान में हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला जो सिरसा है, उस सिरसा जिले में गोपीनाथ भार्गव का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब दोस्तों देश आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद अब जो हरियाणा वाले लोग थे उनको यह होता है कि अब तो हमारे ऊपर हमारे ही लोगों का क्या होगा? शासन होगा। और अब हमारी बात क्या की जाएगी? अब हमारी बात मान ली जाएगी और अब हमें पंजाब से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 1947 में देश आज़ाद होने के बाद एक अलग ही मांग उठती है। सबसे पहले 1948 में मांग उठती है और ये मांग उठाते हैं मास्टर तारा सिंह। 1948 में सबसे पहले मास्टर तारा सिंह मांग उठाते हैं और ये मांग अपने पत्र अजीत में उठाते हैं। मास्टर तारा सिंह का एक पत्र था अजीत, जिसमें मांग उठाते हैं और ये मांग उठाते हैं सिख सूबे की। 1948 में मास्टर तारा सिंह अपने पत्र अजीत में सिख सूबे की मांग उठाते हैं। ये सिख सूबे क्या था? अब तक आपने देखा होगा दोस्तों, अब तक किसकी मांग उठ रही थी? अब तक मांग उठ रही थी अलग हरियाणा की। लेकिन इससे पहले कि अलग सरकार बने और सरकार बनने के बाद हरियाणा अलग की मांग उठे, उससे पहले ही 1948 में क्या होता है? मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में सिख सूबे की मांग कर दी। इसका मतलब था कि हमें पंजाब राज्य नहीं चाहिए, हमें सिख राज्य चाहिए, हमें सिख राज्य चाहिए। और दोस्तों इनकी इस मांग का क्या होता है? इसकी इस मांग का पंजाब में क्या होता है? विरोध होता है कि जब हमारे पास पंजाब राज्य है तो हमें सिख राज्य क्यों चाहिए? इसकी मांग का क्या होता है? विरोध होता है। और ये अपनी मांग क्या कर देते हैं? वापस ले लेते हैं, या ये अपनी मांग को आगे नहीं बढ़ाते और ये मांग दब जाती है। तो आपसे पूछे कि सबसे पहले अलग पंजाब या अलग सिख राज्य की मांग कब उठी? तो दोस्तों वो मांग उठती है 1948 में। किसने उठाई? मास्टर तारा सिंह ने। किस पत्र में? अजीत पत्र में उठाई। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1948 में ये मांग उठती है और 1948 में ये मांग का क्या होता है? विरोध होता है। सिख सूबे की मांग का विरोध होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1949 में पंजाब में एक नई सरकार बनती है। 1949 में पंजाब में नई सरकार बनती है भीमसेन सच्चर की। भीमसेन सच्चर की दोस्तों पंजाब में नई सरकार बनती है। तो जो हरियाणा वाले हिस्से में लोग रहते थे वो भीमसेन सच्चर के पास जाते हैं और भीमसेन सच्चर के पास जाकर कहते हैं कि आप हमें अलग राज्य बना दो। भीमसेन सच्चर के पास जाके कहते हैं कि आप हमें अलग राज्य बना दो। हमें काफ़ी दिन हो गए ये मांग उठाते हुए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो भीमसेन सच्चर दोस्तों कहते हैं कि सुनो, मैं आपको अलग राज्य नहीं दे सकता, अलग राज्य नहीं बना सकता। अलग राज्य बनाना दोस्तों किसका काम है? अलग राज्य बना सकता है तो वो बना सकती है संसद। जब संसद चाहेगी तो आप अलग राज्य बन सकते हैं। और लेकिन भीमसेन सच्चर उनसे कहते हैं कि आप इतनी आस करके मेरे पास आए हो तो मैं आपका एक हल निकालता हूँ। और उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब में एक फार्मूला लगाया जिसका नाम था सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला HSSC द्वारा दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार
पूछ लिया गया कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू होता है। और सच्चर फार्मूला दोस्तों क्या फार्मूला था, इसमें भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर पंजाब को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग होता है हिंदी वाला क्षेत्र और दूसरा भाग होता है पंजाबी वाला क्षेत्र। सच्चर फार्मूला के द्वारा दोस्तों पंजाब को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग होता है हिंदी वाला क्षेत्र और दूसरा भाग होता है पंजाबी वाला क्षेत्र। इसका क्या उद्देश्य निकला, इसका उद्देश्य निकला कि जो हिंदी वाला क्षेत्र है दोस्तों, उसमें स्कूल कॉलेजों में पहली भाषा होगी हिंदी और दूसरी भाषा होगी पंजाबी। पहली भाषा हिंदी वाले क्षेत्र में पहली भाषा हिंदी होगी और पंजाबी वाले क्षेत्र में पहली भाषा पंजाबी होगी। और जो पंजाबी वाला क्षेत्र है उसके स्कूल कॉलेजों में पहली भाषा होगी पंजाबी और दूसरी भाषा होगी दोस्तों हिंदी। ये किस फार्मूला के द्वारा बांटा गया, ये सच्चर फार्मूला के द्वारा बांटा गया। और सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1949 को। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भीमसेन सच्चर। उसने भाषा के आधार पर पंजाब को 2 भागों में बांटा, एक हिंदी वाला क्षेत्र, दूसरा पंजाबी वाला क्षेत्र। हिंदी वाले क्षेत्र में हिंदी पहली भाषा और पंजाबी दूसरी भाषा, पंजाबी वाले क्षेत्र में पंजाबी पहली भाषा और हिंदी दूसरी भाषा होगी। अब दोस्तों क्या होता है, थोड़े दिन चलने के बाद ये फार्मूला क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। असफल इसलिए हो जाता है कि पंजाब वाले तो ये कहते हैं कि जब हमें पंजाब में पढ़ना है तो दूसरी भाषा हिंदी हम क्यों माने, और हिंदी वाले कहते हैं जब हमें हिंदी में ही पढ़ना है तो हम दूसरी भाषा पंजाबी क्यों माने। और ये फार्मूला क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तभी दोस्तों 1951-52 में क्या होता है, भारत में पहली बार चुनाव होते हैं। और पहली बार चुनाव होते हैं तो भारत में नई सरकार बन जाती है और पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू 1951-52 के चुनाव में पहली बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के बन जाते हैं राष्ट्रपति, तो दोस्तों इन्होंने क्या काम किया कि अब देश में अपनी सरकार बन गई। अब देश में हमें क्या बनाने चाहिए, अब हमें देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाने चाहिए। तो दोस्तों 1953 में केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है। 1953 में केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है जिसका नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन दोस्तों केंद्र सरकार 1953 में करती है। और इस आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप भारत में भ्रमण करो और हमें यह रिपोर्ट लाके दो कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं। यह बात फजल अली आयोग को कौन कहता है, यह बात केंद्र सरकार कहती है। और केंद्र सरकार के निर्देश पर 1953 में एक आयोग बनता है जिसका नाम है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किस लिए होता है, फजल अली आयोग का गठन होता है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करने के लिए क्या होता है, फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। अब दोस्तों फजल अली आयोग भारत में भ्रमण करने के लिए निकलता है और यही फजल अली आयोग 1955 में हरियाणा वाले क्षेत्र में जो वर्तमान का रोहतक जिला है वहाँ पर आते हैं। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक फजल अली जो कि इसके थे अध्यक्ष थे, दूसरे थे के.एम. पाणिकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंडरू। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, एक फजल अली, के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंडरू। ये दोस्तों फजल अली आयोग जब भारत में भ्रमण करते हैं तो दोस्तों 1955 में ये आते हैं। जो वर्तमान हरियाणा है उसके रोहतक ज़िले में आते हैं, वर्तमान हरियाणा के रोहतक ज़िले में 1955 में आते हैं। और जब हरियाणा वालों को पता चलता है कि हमें अलग करने वाले आ रहे हैं तो हरियाणा के सभी लोग वहां जाकर रोहतक में फजल अली आयोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें क्या करो, अलग राज्य बना दो। तो फजल अली आयोग इन हरियाणा वालों को कहता है कि जब हम अपने रिपोर्ट सौंपेंगे तो आपको अलग राज्य बना देंगे। अब फजल अली आयोग दोस्तों क्या करता है, 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपता है। फजल अली आयोग 1956 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। और जब ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है तो उसमें दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है, हरियाणा और जो पंजाब है, हरियाणा और
पंजाब जो है उसको क्या किया जाता है, जैसे थे वैसे के वैसे रखा जाता है। तो इसको जैसे थे ज्यों का त्यों रखा जाता है। जब हरियाणा वालों को यह पता चलता है कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, लेकिन उसमें हमारा नाम नहीं है, तो हरियाणा वालों के अंदर एक दुख की घड़ी टूट पड़ती है कि हमें काफ़ी दिन हो गए मांग उठाते हुए और अब तो भारत में हमारे लोगों का शासन है, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं मानी जा रही। तो हरियाणा वालों क्या करते हैं, हरियाणा वाले 1956 में क्या करते हैं, हरियाणा जो क्षेत्र है उसमें क्या कर देते हैं, सरकारी बिल्डिंगों और सरकारी बसों को क्या कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। हरियाणा वाले क्या हो जाते हैं, उग्रवादी की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान करने लग जाते हैं। जब 1956 में फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है और हरियाणा की स्थिति को ज्यों का त्यों रखा जाता है, तो क्या होते हैं, ये तोड़ फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। तभी दोस्तों 1956 में एक पंजाब में नई सरकार बनती है जिसका नाम था प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो की सरकार बनती है और प्रताप सिंह कैरो की सरकार बनते ही जब तोड़फोड़ हो जाती है तो प्रताप सिंह कैरो सोचते हैं इससे तो हमारी सरकार का नाम खराब हो जाएगा, और इसी को दबाने के लिए, उनकी इसी मांग को दबाने के लिए दोस्तों प्रताप सिंह कैरो क्या करते हैं, जो ये मांग उठा रहे थे अलग हरियाणा की, इनके ऊपर क्या करवाते हैं, लाठीचार्ज करवाते हैं। तो आपसे पूछे कि सबसे पहले हरियाणा वालों पर किस मांग के दौरान लाठीचार्ज हुआ, तो 1956 में उठी मांग के दौरान प्रताप सिंह कैरो के शासनकाल में सबसे पहले लाठीचार्ज हुआ। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि लाठीचार्ज होता है तो हरियाणा वाले चुपचाप बैठ जाते हैं, हरियाणा वाले चुपचाप अपने घर बैठ जाते हैं। तब प्रताप सिंह कैरो सोचते हैं कि ये तो हमने गड़बड़ कर दी, अब आगे तो हमारा राजनीतिक करियर ही समाप्त हो जाएगा, हरियाणा वाले तो हमें वोट ही नहीं देंगे। तभी दोस्तों 1956 में प्रताप सिंह कैरो एक फॉर्मूला लेके आते हैं जिसका नाम था क्षेत्रीय फॉर्मूला। 1956 में क्षेत्रीय फॉर्मूला किसने लगाया, प्रताप सिंह कैरो ने। जिस प्रकार से 1949 में भीमसेन सच्चर ने सच्चर फार्मूला लगाया था, उसी प्रकार से प्रताप सिंह कैरो ने 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला लगाया। वह उस समय भाषा के आधार पर बांटा था कि ये हिंदी वाला क्षेत्र है, ये पंजाबी वाला क्षेत्र है। और 1956 में दोस्तों जो प्रताप सिंह कैरो हैं, इन्होंने क्षेत्र के आधार पर बांट दिया कि हिंदी वाला क्षेत्र होगा और ये होगा पंजाबी वाला क्षेत्र। तो क्षेत्रीय फार्मूला किसने लगाया, प्रताप सिंह कैरो ने। कब लगाया, 1956 में। लेकिन दोस्तों ये फार्मूला क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, ये फार्मूला भी असफल हो जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि 1960 में दोबारा से एक अलग मांग उठती है और ये मांग उठाते हैं वही व्यक्ति जिसने 1948 में उठाई थी, मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह ने 1948 में किसकी मांग उठाई थी, सिख सूबे की मांग उठाई थी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि 1960 में इसने मांग उठाई पंजाबी सूबे की। ये सोचते हैं कि हर बार हरियाणा वाले अलग मांग कर रहे हैं, तो इस बार इसने किसकी मांग उठाई, पंजाबी सूबे की। तो अब तक सिर्फ 2 बार पंजाबी सूबे और सिख सूबे की मांग उठी और दोनों बार किसने उठाई, मास्टर तारा सिंह ने ये मांग उठाई। 1960 में पंजाबी सूबे की, 1948 में सिख सूबे की मांग उठाई। लेकिन उनकी ये मांग क्या हो जाती है, असफल। इसको कोई लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है जब हमारे पास पंजाबी राज्य है तो उसकी मांग उठाने का क्या फ़ायदा। अब दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो दोस्तों 1965 में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम था संत फतेह सिंह। 1965 में एक व्यक्ति आते हैं संत फतेह सिंह। अब ये कहते हैं कि जो ये व्यक्ति हैं, केंद्र सरकार है, ये हमारी मांग ऐसे नहीं मानेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम करेंगे आमरण अनशन। आमरण अनशन करेंगे। यह मांग कौन करता है, संत फतेह सिंह करता है कि जो केंद्र सरकार है ऐसे हमारी मांग नहीं मानेगी। अब हम आमरण अनशन करेंगे, जब तक हमें अलग राज्य नहीं मिल जाता तब तक हमें कुछ भी खाए पिएंगे नहीं और हम भूखे ही अपने प्राण त्याग देंगे। तो दोस्तों जब ये आमरण अनशन करते हैं 1965 में ये शुरू होता है और 1965 में शुरू होता है उसी समय दोस्तों 1965 में भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है,
युद्ध हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, तो जो केंद्र सरकार थी उसका ध्यान किधर चल जाता है, भारत पाकिस्तान के युद्ध की तरफ चल जाता है। और जो इधर ये आमरण अनशन कर रहे थे संत फतेह सिंह, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो संत फतेह सिंह कह रहे कि अब तो देश में स्थिति सही नहीं है, तो केंद्र सरकार हमारी तरफ तो ध्यान देगी नहीं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों कि जो आमरण अनशन था इसको क्या करते थे, स्थगित कर देते हैं, स्थगित या इसको आगे टहला देते हैं कि अभी हम ये आंदोलन नहीं करेंगे, अब बाद में आंदोलन करेंगे। जब 1965 में युद्ध समाप्त हो जाता है और उस युद्ध में जब दोस्तों भारत जीत जाता है, तो फिर दोस्तों 1965 में फिर आते हैं कौन, संत फतेह सिंह। और इस बार संत फतेह सिंह कहते हैं कि इस बार हम ना आमरण अनशन करेंगे ना आंदोलन करेंगे, इस बार हम केंद्र सरकार से यह चेतावनी देते हैं कि अगर केंद्र सरकार 20 दिन में हमारी मांग को नहीं मानी। कौन कहते हैं दोस्तों, संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह भारत पाकिस्तान का युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से अनशन पर आते हैं और अनशन पर आकर क्या कहते हैं दोस्तों कि अगर केंद्र सरकार हमारी 20 दिन में मांग नहीं मानी, संत फतेह सिंह कहते हैं कि केंद्र सरकार अगर 20 दिन में हमारी मांग नहीं मानी तो हम क्या कर देंगे, खुद को जिंदा जला लेंगे, खुद को जिंदा जला लेंगे। 1965 में ये मांग कौन करते हैं, 1965 में दोस्तों ये मांग करते हैं संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह कहते हैं कि केंद्र सरकार अगर अब हमारी मांग नहीं मानी तो हम खुद को जिंदा जला लेंगे, और क्या करते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। और तभी दोस्तों हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के द्वारा ये मांग उठाई जाती है कि हमें क्या चाहिए, अलग हरियाणा चाहिए। हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के द्वारा यह मांग उठाई जाती है कि हमें अलग हरियाणा चाहिए। और एक संत फतेह सिंह का जो जिंदा जलने का अनशन चल रहा था, उस समय दोस्तों क्या होता है कि केंद्र सरकार जो थी, केंद्र सरकार इनके तरफ क्या देती है, ध्यान देती है। और केंद्र सरकार देखती है कि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर केंद्र सरकार 1965 में तारीख थी 23 सितंबर 1965 में केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करती है जिसका नाम था हुकम सिंह कमेटी। केंद्र सरकार हुकम सिंह कमेटी का गठन करती है 23 सितंबर 1965 को। और हुकम सिंह कमेटी का गठन केंद्र सरकार किस उद्देश्य से करती है, केंद्र सरकार हुकम सिंह कमेटी को कहती है कि आप जाओ हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में जाओ और वहाँ जो हरियाणा वाले मांग उठा रहे हैं उनकी मांग का निरीक्षण करो कि उनकी जो मांग है वो जायज़ है या ना जायज़। तो दोस्तों क्या होता है कि हुकम सिंह कमेटी है ये पहले पंजाब जाती है और पंजाब के बाद कहाँ जाती है, हरियाणा जाती है। तो हुकम सिंह हरियाणा के जो वर्तमान हिसार, रोहतक और अंबाला जिला है, वर्तमान हरियाणा का हिसार, रोहतक, अंबाला जिला है, वहाँ पर कौन आती है, हुकम सिंह कमेटी आती है। और हुकम सिंह कमेटी देखती है तो हिसार, रोहतक, अंबाला में तो भाषा अलग है, हिंदी भाषा है, और पंजाब में क्या भाषा है, पंजाबी। ये तो हम ही नहीं समझ रहे, तो इन दोनों के बीच में तो झगड़ा होना जायज़ है। तो ये कहते हैं हुकम सिंह कमेटी केंद्र सरकार के पास जाती है और केंद्र सरकार को कहती है कि जो वो हरियाणा वाले मांग उठा रहे हैं उनकी मांग क्या है, जायज़ मांग है, और आप उन्हें क्या कर दो, अलग राज्य बना दो। तभी दोस्तों केंद्र सरकार फिर हुकम सिंह कमेटी को ही कहती है अगर आप वहाँ भ्रमण करके आए हैं और अगर उनकी मांग जायज़ है तो आप एक काम करो, केंद्र सरकार किसे कहती है, हुकम सिंह कमेटी को, कि उनकी मांग अगर जायज़ है तो आप एक काम करो, अपनी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करो, एक आयोग का गठन करो और उस आयोग को कहाँ भेजो, हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में भेजो। उस आयोग को हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्र में भेजो और उस आयोग को कहो कि आप इनके बीच सीमा का करो निर्धारण, कि ये सीमा इसको मिलेगी और ये सीमा इसको मिलेगी। सीमा का निर्धारण करो कि इतनी सीमा पंजाब में रहेगी और ये राज्य अलग हरियाणा बन जाएगा। तो दोस्तों हुकम सिंह कमेटी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होता है और उस आयोग का नाम होता है जे.सी. शाह आयोग। जे.सी. शाह आयोग। जब जे.सी. शाह आयोग का गठन होता है तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक जे.सी. शाह होता है, दूसरा एम. फिलिप होता है और तीसरा होता है एस. दत्त।
ये 3 सदस्य होते हैं और ये 3 सदस्यों का गठन कौन करता है? हुकम सिंह कमेटी करती है। और जेसी शाह आयोग का गठन होता है 23 अप्रैल 1966 को। 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग का गठन कौन करता है? हुकम सिंह कमेटी। जेसी शाह आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? हुकम सिंह कमेटी की सिफारिश पर जेसी शाह आयोग का गठन होता है। और जेसी शाह आयोग हरियाणा और पंजाब में आता है और सीमा का निर्धारण करता है। और इसी कारण दोस्तों एस दत्त को हरियाणा का शत्रु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये सीमा का निर्धारण कर रहे थे तो जेसी शाह और एम फिलिप कहते हैं कि जो चंडीगढ़ है दोस्तों, इसको किस में मिलाएंगे? इसको हरियाणा में मिलाएंगे। लेकिन एस दत्त कहता है कि नहीं, चंडीगढ़ को हम किस में मिलाएंगे? इसको हम पंजाब में मिलाएंगे। ये दो दोस्तों जेसी शाह और एम फिलिप कह रहा था कि हम चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाएंगे, लेकिन एस दत्त कहता है कि हम चंडीगढ़ को किस में मिलाएंगे? पंजाब में मिलाएंगे। तो दोस्तों इनके बीच जब चंडीगढ़ को लेकर बात बिगड़ जाती है तो तीनों ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हम चंडीगढ़ को ना तो हरियाणा में मिलाएंगे ना पंजाब में मिलाएंगे, हम चंडीगढ़ को क्या बनाएंगे? यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। इसी कारण दोस्तों एस दत्त के कारण ही आज जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा से अलग है। और अगर एस दत्त भी मान जाता तो हरियाणा का हिस्सा होता चंडीगढ़। इसी चंडीगढ़ के कारण एस दत्त को हरियाणा का शत्रु कहा जाता है। तो दोस्तों 23 अप्रैल 1966 को हुकम सिंह कमेटी की अध्यक्षता में जेसी शाह आयोग का गठन होता है। जेसी शाह आयोग भ्रमण करता है और भ्रमण करता करता वो क्या होता है दोस्तों? सीमा का निर्धारण करता है कि ये सीमा पंजाब वाले क्षेत्र में रहेगी और ये सीमा हरियाणा वाले क्षेत्र को मिलेगी। तो जेसी शाह आयोग दोस्तों क्या होता है कि 18 सितंबर को जेसी शाह आयोग दोस्तों क्या होता है? 23 अप्रैल को क्या होता है? ये होता है 23 अप्रैल को दोस्तों इसका गठन होता है और ये 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट किसे सौंप देता है? हुकम सिंह कमेटी को। हुकम सिंह कमेटी को 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सौंप देता है। कौन? ये रिपोर्ट सौंपता है जेसी शाह आयोग। किसका? सीमा का निर्धारण करके कि ये सीमा इसके पास रहेगी, ये सीमा इसके पास रहेगी। इसका निर्धारण करके हुकम सिंह कमेटी को रिपोर्ट सौंप देता है जेसी शाह आयोग 31 मई 1966 को। हुकम सिंह कमेटी ये रिपोर्ट किसे सौंपती है? यह रिपोर्ट हुकम सिंह कमेटी सौंपती है केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार फिर इस रिपोर्ट को देखती है और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट का नाम रखती है पंजाब पुनर्गठन बिल। केंद्र सरकार पंजाब पुनर्गठन बिल के नाम से इसे 18 सितंबर 1966 को इसे लोकसभा में क्या कर देती है? पास कर देती है। केंद्र सरकार पंजाब पुनर्गठन बिल 18 सितंबर 1966 को लोकसभा से क्या कर देती है? पास कर देती है। लोकसभा के से पास होने के बाद दोस्तों 1 नवंबर 1966 को इसे क्या होता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है। और दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद क्या होता है कि दोस्तों 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो भारत का कौन सा राज्य बन जाता है? 17वां राज्य बन जाता है। और जो 17वां राज्य बनता है वो किस संविधान संशोधन के तहत? 18वां संविधान संशोधन के तहत। 18वां संविधान संशोधन कौन सा था? पंजाब पुनर्गठन बिल। पंजाब पुनर्गठन बिल 18 संविधान संशोधन जिसके तहत हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बन गया? 17वां राज्य बन गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारा हरियाणा का क्या हुआ? गठन हुआ और हरियाणा अलग राज्य बना। इतनी बार मांग उठाने पर हरियाणा अलग राज्य बना। तो इस प्रकार आज हमने हरियाणा का गठन कंप्लीट कर लिया। दोस्तों हरियाणा का गठन किस प्रकार से हुआ? अगर 1857 की क्रांति ना होती तो हरियाणा आज भी यूपी का ही हिस्सा होता। 1857 की क्रांति में अगर हरियाणा वाले अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध ना करते तो आज भी हरियाणा किसका हिस्सा होता? यूपी का हिस्सा होता। और सबसे ज़्यादा विरोध करने के कारण अंग्रेज इसे क्या करते हैं? अंग्रेज इसको यूपी से निकालकर भाषा के आधार पर लड़ाने के लिए क्या करते हैं? पंजाब में मिलाते हैं। और पंजाब में भाषा के आधार पर विरोध उत्पन्न होता है। विरोध उत्पन्न होता है तो ये मांग करते हैं कि हमें अलग करो वरना इससे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। और इस प्रकार मांग उठती है और अलग हरियाणा बन जाता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, आज हमारा नया यूट्यूब चैनल जो बनाया है स्टडी विद रविंद्रा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको कंप्लीट हरियाणा जीके देखने को मिलेगी। इस पर आपको
टॉपिक वाइज और सिलेबस जिस प्रकार से एचएसएससी प्रश्न पूछती है उस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर आपको इंडियन जीके भी देखने को मिलेगी। इंडियन जीके दोस्तों आपको हर क्वालिटी की देखने को मिलेगी, चाहे आप डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको वहाँ इंडियन जीके अच्छी तरह से देखने को मिलेगी। और अगर आप यूपीएससी या पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद V9D, वहाँ पर आप जीके पढ़ सकते हैं। और आपको मालूम है जो मैथ है, जो डी ग्रुप में मैथ आता है, डी ग्रुप सीजीएल लेवल तक का जो मैथ आता है वो मैथ हमने आपको उसी यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद V9D यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है। आप वहां पर मैथ और यूपीएससी पीसीएस लेवल की जीके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको हरियाणा जीके और सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ लेवल तक की इंडियन जीके देखने को मिलेगी। तो आज की क्लास यहीं तक। आज हमने हरियाणा का उदय पढ़ लिया, कल से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।